गेहूं में बालियां छोटी रह जाती हैं और दाना पतला रहता है, पूरा नहीं भर पाता है। इसके क्या कारण हैं? आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि सब कुछ करने के बाद भी बालियां छोटी रहती हैं, पूरा आकार नहीं ले पाती और दाना छोटा और सिकुड़ा रहता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य 3 कारण हैं, आज मैं उसी बात पे चर्चा करूंगा। और इन 3 कारणों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, इनको समझेंगे और इनका उपाय करेंगे, तो आप देखेंगे कि बालियां पूरी अपनी लंबाई लेंगी, उनमें दाना अच्छा सेट होगा, बीज अच्छा भरेगा, बीज मोटा रहेगा और आपको अच्छी उपज मिलेगी। देखिए, जब बाली निकलती है, तो उस समय पौधे को बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, बहुत ऊर्जा की जरूरत होती है। उस समय फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा होना चाहिए और इस समय नमी खेत के अंदर पर्याप्त होनी चाहिए। अगर नमी कम रहती है, तो जो बाली निकल रही है, वो सेल डिवीजन हो रहा है, उसमें कोशिका विभाजन हो रहा है, पूरा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और अगर ये रुका, तो फिर बाली छोटी रह जाएगी, उसमें कोशिका विभाजन नहीं हो पाएगा। तो जो सबसे बड़ा कारण जो देखा जाता है, वो नमी की कमी है। क्योंकि दूसरी सिंचाई करने के बाद हो सकता है मॉइस्चर जल्दी उड़ जाए, खेत की नमी जल्दी चले जाए और बाली निकलने तक नमी कम रहे। तो ये ठंड के दिनों में ऐसी समस्या आ जाती है कि दूसरी सिंचाई से लेकर के बाली निकलने तक नमी खत्म हो जाए और हम उस पर ध्यान ना दें। जड़ क्षेत्र के अंदर नमी का होना बहुत जरूरी है। जहां जड़ें हैं, वहां नमी, मॉइस्चर, पानी होना चाहिए ताकि जड़ें उसको लें। अगर ये नमी की कमी होगी, तो निश्चित रूप से पौधे के अंदर जो सेल डिवीजन हो रहा है, जो उसकी प्रोसेस हो रहे हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं, जो पौधा ऊर्जा बना रहा है, वो कम रहेगा और बाली आकार में छोटी रह जाएगी और बीज भी छोटा बनेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या देखी जाती है। तो हम इस बात का ध्यान रखें कि जब बाली निकल रही हो, बूटिंग स्टेज आ रही हो, मतलब ऊपर की बाली फूल रही हो, बाली निकलने वाली हो, तब खेत में नमी प्राप्त होनी चाहिए। अगर उस समय नमी नहीं है, तो आप हल्की सिंचाई करें, गहरी सिंचाई ना करें, हल्की सिंचाई करें ताकि उसको पर्याप्त पानी मिल जाए और बाली अपना पूरा आकार ले और बीज उसमें अच्छा भरे। तो पहला कारण तो ये रहता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि अचानक से तापमान बढ़ने लगे, टेम्परेचर बढ़ने लगे। तो देखिए, गेहूं को कम तापमान चाहिए, इसकी ग्रोथ के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, इसकी ग्रोथ तेजी से बढ़ने लगती है। तो अगर ठंड पड़ रही है और अचानक से गर्मी तेजी से होने लगे, तो इसके जो प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, वो बहुत तेजी से होने लगते हैं और बाली जल्दी निकलती है। तो उससे होगा क्या, पौधा अपनी पूरी ऊर्जा नहीं बना पाता है, उसके अंदर उतनी ताकत नहीं होती, उस फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस हो रहे हैं वो बहुत फास्ट हो जाते हैं। उस कारण से बाली की लंबाई छोटी रह जाती है। तो अधिक तापमान अगर होने लगता है, और खास तौर से दिन का तापमान अगर देखा जाता है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा जा रहा है, तो ऐसी समस्या देखने को मिलती है। गेहूं असल में ठंडे प्रदेशों की जलवायु की, ठंडी जलवायु की फसल है। इसे ठंडा तापमान चाहिए, इसके अंकुरण के समय, इसकी बुआई के समय, इसकी ग्रोथ के समय। और लेकिन होता यह है कि फरवरी, 15 फरवरी के बाद या 20 फरवरी के बाद तापमान बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। तो जब इस समय बाली निकलने की अवस्था होती है और इस अधिक तापमान के कारण पौधा अपने को एडजस्ट नहीं कर पाता इतने हाई टेम्परेचर पे, और इसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बहुत फास्ट होने लगते हैं और जो एक सामान्य प्रक्रिया होती है वो बिगड़ जाती है और पौधे के अंदर पूरी ऊर्जा नहीं बनती, एनर्जी नहीं बनती, जिस कारण से बाली छूट रहती है और दाना भी छोटा रह जाता है। तो ये एक कारण है अधिक तापमान का, कि हाई टेम्परेचर अगर हो जाता है। तीसरा कारण जो है वो पोषण से संबंधित है, न्यूट्रिएंट से संबंधित है। पोषक तत्वों, देखिए, जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और हर न्यूट्रिएंट का एक अपना अलग रोल है। खास तौर से हम नाइट्रोजन, फास्फोरस पे ध्यान देते हैं, पोटेशियम पे ध्यान देते हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान नहीं दे पाते, या पोटेशियम को हम बहुत कम देते हैं जबकि पोटेशियम की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। तो जो इम्बैलेंस हो जाता है न्यूट्रिएंट का, कि कुछ पोषक तत्व तो हम दे रहे हैं खाद के माध्यम से, कुछ हम नहीं दे रहे, तो उस कारण से भी पौधे की जो ग्रोथ है वो कम रहेगी, बाली छोटी रहेगी, दाना नहीं बढ़ेगा। अब इसमें देखिए, जो 3 तत्व हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, पोटेशियम का, जिंक का और बोरोन का। देखिए, पोटेशियम जो पूरे एंजाइम को एक्टिवेट करता है। तो जब बाली निकलेगी, उसमें जो बीज बनेगा, जो बीज भरेगा, उसमें भोजन ले जाने का जो काम होता है, पत्तियों में भोजन बन रहा है, वो बीज तक ले जाने का काम कौन करता है? पोटेशियम करता है। तो अगर पोटेशियम की कमी होगी, तो बाली तो हो सकता है पूरी बन जाए, लेकिन दाना पूरा नहीं भर पाएगा।
दाना छोटा रह जाएगा, पतला रह जाएगा, क्योंकि वहां पोटेशियम की कमी है। तो जो भोजन पत्तियों से बीज तक जाता, वो पोटेशियम की कमी की वजह से नहीं जा पाएगा, वो भोजन पत्तियों में रह जाएगा, बीज तक नहीं पहुंच पाएगा। यही काम बोरोन भी करता है, भोजन को ले जाने का। लेकिन इसके साथ साथ बोरोन एक काम और करता है, वो जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जो बीज बन रहा है, उसमें बोरोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर बोरोन की कमी होती है तो बीज सेटिंग सही से नहीं हो पाती। तो यहाँ बोरोन दो तरह से काम करता है, एक तो पत्तियों से भोजन पहुंचाता है बीज तक, और दूसरा बीज बनाने में जो सीड सेटिंग हो रही है, फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है उसमें। तो अगर बोरोन की कमी होगी तो भी सीड सेटिंग नहीं होगी। तीसरा जो जिंक जो है, ये इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये फोटोसिंथेसिस में बहुत हेल्प करता है, एंजाइम्स में बहुत हेल्प करता है, और इसकी कमी की वजह से पौधे का जो लंबाई है वो छूट रह जाती है, बाली भी छूट रह जाती है, पौधा भी छोटा रह जाता है, बाली भी छोटी रह जाती है। तो इनके पोषण पे हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर ये समस्या हो रही है तो इसको हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जो नमी की कमी है तो आपको सिंचाई करना है, तापमान बढ़ रहा है तो भी आपको सिंचाई करके रखनी है, खेत के अंदर नमी बना के रखनी है। जहां तक पोषक तत्वों की बात है, अब बाली निकलते समय हमको छिड़काव करना चाहिए। तो जो पोटेशियम वाली जो खाद है, चाहे वो एमओपी है, चाहे जो 05234 है, कोई भी जो खाद है पोटेशियम वाली, जिसमें पोटेशियम होता है, जिसमें के है, उसका हमें करीब 1.5 से 2% तक का छिड़काव करना चाहिए। 1.5 से 2% का मतलब हुआ 15 से 20 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करें। जो प्रतिशत होता है उसको अगर हम 10 से गुणा कर देते हैं, वो ग्राम प्रति लीटर बन जाता है। तो 15 से 20 ग्राम आप एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश लेके छिड़काव कर सकते हैं। पोटेशियम सल्फेट का छिड़काव कर सकते हैं, एनपीके 12-32-16 इसमें पोटेशियम, उसका छिड़काव कर सकते हैं, 05234 का छिड़काव कर सकते हैं। जिसमें भी पोटेशियम है उसका आप इतना छिड़काव करें पानी में मिला के, 1 लीटर पानी में इतना। जो जिंक है, जिंक के लिए आप जिंक सल्फेट का छिड़काव करें। अगर जिंक की कमी है तो जिंक सल्फेट का जो छिड़काव है वो 0.5% का है, इससे ज्यादा का छिड़काव नहीं करना है। 0.5% का मतलब है 5 ग्राम प्रति लीटर पानी, इसका आप छिड़काव करें जिंक की कमी के लिए। अगर बोरोन की समस्या है, हमारे खेत में बोरोन की कमी है और अक्सर खेतों में देखी जा रही है बोरोन और जिंक की कमी, तो वहां फिर आपको बोरैक्स का छिड़काव करना है। बोरैक्स में बोरोन होता है और ये आपको करना है 0.1%, मतलब कि 1 ग्राम 1 लीटर पानी में, प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना है। तो आप इनको मिक्स करके भी कर सकते हैं, और जिस तत्व की कमी एक्चुअली में हमको वही करना चाहिए, एडिशनल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसको कोई फायदा नहीं हो, कमी नहीं है और हम डाल रहे हैं तो एक हमारा खेती का खर्चा बढ़ेगा, दूसरा वो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने शुरू में पोटेशियम दिया है तो फिर यहाँ पे जिंक और बोरोन अच्छा काम करेगा। पोटेशियम एक काम और करता है, जो हीट स्ट्रेस होती है, अधिक तापमान, इससे भी बचाता है। तो पोटेशियम हमको शुरू में बुआई के समय देना चाहिए, अगर नहीं दिया है तो आप उसका छिड़काव कर दीजिए। तो यहाँ पोटेशियम बहुत अच्छा काम करेगा। एक तो भोजन को पत्ती से लेके बीज तक पहुंचाएगा, सारे एंजाइम एक्टिवेट करेगा, जो अधिक गर्मी हो रही है, पौधे सहन नहीं कर पा रहा है, उसको सहन करने में ये पोटेशियम उसको हेल्प करेगा। और अगर हमने मान लीजिए पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में दे रखा है तो बोरैक्स का आप छिड़काव कर सकते हैं 0.1% का, 1 ग्राम प्रति लीटर। और अगर आपने कई सालों से जिंक नहीं दिया तो निश्चित रूप से जिंक की कमी वहां आ रही होगी, तो वहां फिर आप जिंक सल्फेट का छिड़काव करें 0.5% का। तो अगर आप ये 3 बातों पर ध्यान दें कि सॉइल मॉइस्चर, मृदा की नमी, मिट्टी में नमी पर ध्यान दें, अधिक तापमान हो रहा है तो हमको सिंचाई करके रखनी है या पोटेशियम का हमें छिड़काव कर देना है, और अगर इनमें से कोई भी अगर हमने खाद नहीं दी है तो आप उसका छिड़काव कर दीजिए। अब इन खादों को खेत में नहीं डालना है, खेत में नहीं डालना है, इनका छिड़काव करना है, पत्तियों पर छिड़काव करना है। तो जल्दी इनका असर आएगा और आप देखेंगे कि जो पौधे की वृद्धि वो अच्छी होगी। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि जो बाली छोटी रह जा रही है, दाना पतला रह जा रहा है, उसके क्या कारण हो सकते हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।